हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस स्क्वायर क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के प्राचीन इतिहास के प्रागैतिहासिक काल व सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों, यह वीडियो हमारे प्राचीन इतिहास के संडे स्पेशल का सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चल आगे देखते हैं। इस वीडियो में हमने यूपीएससी, यूपीपीसीएस व एसएससी के एग्जाम्स में आ चुके प्रश्नों को संकलित किया है। यह वीडियो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, मनुष्य नवपाषाण काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना था। मनुष्य नवपाषाण काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना था। और इसका जो साक्ष्य है, ये उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी के कोल्डिहाफा क्षेत्र से 7000 ईस्वी पूर्व के चावल के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। मतलब ये साक्ष्य देता है कि मनुष्य नवपाषाण काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान से मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ के जो मेहरगढ़ है ये पश्चिमी बलूचिस्तान में है, यहाँ से मिले हैं। और इस साक्ष्य किसके हैं? ये गेहूं के साक्ष्य हैं। मतलब जो भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं ये गेहूं के मिले हैं और ये भी 7000 ईस्वी पूर्व के हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था और ये जो जौ था ये 8000 ईस्वी पूर्व का था। नेक्स्ट पॉइंट है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में नवपाषाण स्थल पर गेहूं व जौ की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ ये कहाँ पर है? पश्चिमी बलूचिस्तान में है। यहाँ से नवपाषाण स्थल में गेहूं व जौ की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बेलन घाटी, विंध्य क्षेत्र एवं नर्मदा घाटी से पुरापाषाण, मध्यपाषाण व नवपाषाण तीनों कालों के अवशेष प्राप्त किए जाते हैं। बेलन घाटी, विंध्य क्षेत्र व नर्मदा घाटी से पुरापाषाण, मध्यपाषाण व नवपाषाण तीनों कालों के अवशेष प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, खानाबदोश आदमी नवपाषाण काल में स्थायी रूप से बसना शुरू हुआ। खानाबदोश आदमी नवपाषाण काल में स्थायी रूप से बसना शुरू हुआ। और जो ये नवपाषाण काल है इसकी शुरुआत 10,000 वर्ष पूर्व हुई थी। नवपाषाण काल की शुरुआत 10,000 वर्ष पूर्व हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कालपी से प्राप्त होता है। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कालपी से प्राप्त होता है। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो ये गंगा का मैदान है ये सिंध में सिंधु नदी के डेल्टा से लेकर असम में ब्रह्मपुत्र की घाटी तक फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, गंगा का मैदान सिंध में सिंधु नदी से लेकर असम के ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी तक फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के निकट बुर्ज होम से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं। गर्त निवास क्या होता है? गर्त निवास होता है जो मतलब जमीन का जो स्तर होता है उस पर गहरा करके जो लोगों ने घर बनाया उसको गर्त निवास कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के निकट बुर्ज होम से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं। और जो बुर्ज होम है इसकी खोज 1935 में टेरा व पीटर ने की थी। बुर्ज होम की खोज 1935 में टेरा व पीटर ने की थी। और ये नवपाषाणिक पुरा स्थल है। बुर्ज होम नवपाषाण काल का पुरा स्थल है। और जो ये गर्त निवास है ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बुर्ज होम में तो पाए जाते हैं और इसी के साथ जम्मू कश्मीर के गुफक राल में भी पाए जाते हैं और ये गहराई में बने हुए घर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्त निवास कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है।
जो गर्त निवास है ये कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का एक विशिष्ट लक्षण है। वहां पर ज्यादातर घर जमीन में गहरा करके ही बनाए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्कन के राख के टीले नवपाषाण युग में मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष का प्रदर्शन करते हैं। दक्कन के राख के टीले नवपाषाण युग में मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष का प्रदर्शन करते हैं। और ये जो दक्कन है ये दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, चाक या पहिए का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, यह नवपाषाण काल में किया गया था। चाक या पहिए का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है, यह नवपाषाण काल में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो चाक या पहिया बनाया गया था ये सर्वप्रथम जो बनाया गया था ये लकड़ी के पहियों का निर्माण किया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम लकड़ी के पहियों का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, कुत्ते के साथ मानव के समाधान का सर्वप्रथम साक्ष्य नवपाषाण काल के जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से प्राप्त होता है। कुत्ते के साथ मानव के समाधान का सर्वप्रथम साक्ष्य नवपाषाण काल के जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में मानव समाधानों के साथ बकरी दफनाई गई थी। ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में मानव समाधानों के साथ बकरी दफनाई गई थी। और जो मेहरगढ़ बलूचिस्तान है यहाँ से नवपाषाण व हड़प्पा संस्कृति दोनों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एंशिएंट हिस्ट्री का। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रागैतिहासिक भारत में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। प्रागैतिहासिक भारत में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पुरापाषाण काल में मानव आखेटक व खाद्य संग्राहक की अवस्था में था। पुरापाषाण काल था, इसमें मानव आखेटक मतलब शिकार करता था और खाद्य संग्राहक करता था, खाद्य का संग्रह करता था। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार में स्थित प्रागैतिहासिक स्थल चिरांद, ताराडीह व चेचर कुतुबपुर हैं। बिहार में स्थित प्रागैतिहासिक स्थल चिरांद, ताराडीह व चेचर कुतुबपुर हैं। आगे देख लेते हैं राज्य और वहां के पर स्थित नवपाषाण कालीन स्थल। उड़ीसा मयूरभंज जो है, उड़ीसा के मयूरभंज में कुचाई नामक नवपाषाण कालीन स्थल स्थित है। और पश्चिम बंगाल में पांडुराजार ढीबी नामक नवपाषाण कालीन स्थल स्थित है। असम के कछार पर्वत में दाओजली हैंडिंग नामक नवपाषाण कालीन स्थल स्थित है। मेघालय में जो नवपाषाण कालीन स्थल है उसका नाम पायनथोर लंगतीन है। मेघालय के नवपाषाण कालीन स्थल का नाम पायनथोर लंगतीन है। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित नवपाषाण कालीन स्थल कोल्डिहवा है। जो इसका ये उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा जो है ये एक देवघाट गांव है उसके निकट स्थित है। और कर्नाटक के हावेरी में हल्लूर नामक नवपाषाण कालीन स्थल स्थित है। तमिलनाडु के तिरुपत्तर में पय्यमपल्ली नामक नवपाषाण कालीन स्थल स्थित है। आंध्र प्रदेश में उत्तनूर नामक नवपाषाण कालीन स्थल स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नवपाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। नवपाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। और जो चालकोलिथिक एज था इसमें मानव पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। चालकोलिथिक एज में मानव पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। और यह जो एज था इसमें 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व पाया जाता था। और फिर इसके बाद मनुष्य पत्थर के स्थान पर तांबे का प्रयोग इसी एज में करने लगा था। शुरुआत में पत्थरों का प्रयोग करता था, पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करता था, फिर उसमें पत्थरों के स्थान पर तांबे का प्रयोग करने लगा था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा, और इसका जो तांबा का प्रयोग है ये 10,000 वर्ष पूर्व किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण भारत के गुंटूर व कुर्नूल जिले आंध्र प्रदेश में पुरापाषाण कालीन कब्रें मिली हैं। दक्षिण भारत के गुंटूर
व कुर्नूल जिलों आंध्र प्रदेश में पुरापाषाण कालीन कब्रें मिली हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैमूर श्रेणी एवं मिर्जापुर जिलों में पुरापाषाण कालीन चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। कैमूर श्रेणी एवं मिर्जापुर जिलों में पुरापाषाण कालीन चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। अगला एक पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर भारत में ताम्र युग तथा आरंभिक लौह युग की पृथक पृथक पहचान की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, एक नोट्स में मान लीजिएगा, उत्तर भारत में जो ताम्र युग है और आरंभिक लौह युग है इसकी पृथक पृथक पहचान की जा सकती है, लेकिन जो दक्षिण भारत है उसमें पाषाण युग के तुरंत बाद लौह युग का आरंभ हो जाता है। जो साक्ष्य मिले उनके अनुसार ऐसी पुष्टि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम आगे बात करते हैं काल और किस काल में मानव के क्या अभिलक्षण थे वो उसके बारे में। पुरापाषाण काल में जो मानव था ये आखेटक व खाद्य संग्राहक का काम करता था। फिर मध्य पाषाण काल आया और मध्य पाषाण काल में मानव आखेटक व पशुपालक का काम करने लगा। फिर आया नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मनुष्य खाद्य उत्पादक बन गया। फिर ताम्रपाषाण काल आया। ताम्रपाषाण काल में मनुष्य कृषक बन गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो प्रागैतिहासिक काल है इसकी अवधि क्या थी। प्रागैतिहासिक काल की अवधि 5 लाख ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक थी। प्रागैतिहासिक काल की अवधि 5 लाख ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक थी। अब आते हैं फिर से काल है और काल है उनकी विशेषताएं हैं कि उस समय कैसी उसकी विशेषता रही है। जो पुरापाषाण काल है उसकी विशेषता थी शैलाश्रय अधिवास की, मतलब जो मानव का घर हुआ करता था वो पत्थरों से, आमतौर पे पत्थरों की आड़ में या पत्थरों से निर्मित हुआ करता था। फिर मध्यपाषाण काल आया। मध्यपाषाण में मानव का जो घर हुआ वो नदी तटीय आवास हो गया, मतलब नदी के तटों में पहुंचने लगा मानव। फिर नवपाषाण काल आया। नवपाषाण काल में मुख्यतः जो विशेषता रही है वो गर्त आवास रही है, उसने जमीन पर गहरा करके घर बनाए। फिर ताम्रपाषाण काल आया। ताम्रपाषाण काल में मनुष्य ने कच्चे और पक्के मकान अलग अलग बनाए। चलिए आगे बात करते हैं। फिर काल है और कालों की संस्कृति और उनसे संबंधित स्थल। जो पुरापाषाण कालीन संस्कृति है ये अत्तिरपक्कम से मिलती है। मध्यपाषाण कालीन संस्कृति चौपनी मांडो से मिलती है। प्राक हड़प्पा संस्कृति कुल्ली से मिलती है और ताम्रपाषाण संस्कृति इनाम गांव से प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है भौगोलिक दृष्टि से पूर्व सिंधुकालीन स्थल क्रमशः मेहरगढ़, कालीबंगा, कोटदीजी और सुतकोटा हैं। भौगोलिक दृष्टि से पूर्व सिंधुकालीन स्थल क्रमशः मेहरगढ़, कालीबंगा, कोटदीजी और सुतकोटा हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रागैतिहासिक काल का आहार स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है और जो आहार स्थल है इसको घाटपुर भी कहा जाता है और ये अरावली जो पर्वतमाला है इससे घिरा हुआ है। आगे अभी इसी के बारे में और बात कर लेते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल का आहार स्थल है इसको बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है और ये राजस्थान में स्थित है वर्तमान में। और ये जो आहार स्थल है जो बनास संस्कृति है इसकी ये 3000 से 1500 ईस्वी पूर्व पुरानी है। और जो ये आहार स्थल है ये ताम्र पुरातात्विक संस्कृति से संबंधित है और ये सिंधु सभ्यता के समकालीन माना जाता है, मतलब जिस समय सिंधु सभ्यता थी उसी समय ये आहार राजस्थान में आहार या मान लो उसको दूसरा नाम उसका बनास संस्कृति है ये चल रही थी। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संस्कृतियां हैं और संस्कृतियों से संबंधित जो क्षेत्र रहे हैं उसके बारे में। पहले नंबर पर तो यही हमारी आ गई आहार संस्कृति। आहार संस्कृति से जो संबंधित क्षेत्र रहा है वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान रहा है। फिर कायथा संस्कृति आती है। कायथा संस्कृति से संबंधित क्षेत्र मध्य प्रदेश उज्जैन का रहा है और एक काली सिंध नदी के पास में रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्वालदा संस्कृति। स्वालदा संस्कृति से संबंधित क्षेत्र पश्चिमी महाराष्ट्र रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रभास संस्कृति। प्रभास संस्कृति से संबंधित दक्षिणी पश्चिमी गुजरात के काठियावाड़ के प्रभासपट्टनम में ये प्रभास संस्कृति जो फेमस थी संबंधित थी वहां से। नेक्स्ट पॉइंट है फिर आती है नवदा टोली संस्कृति। जो नवदा टोली संस्कृति है ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित थी। पश्चिमी मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी के आसपास नवदा टोली संस्कृति पाई जाती है। फिर आती है चिरान संस्कृति। अभी हमने आपको पहले बताया था चिरान संस्कृति इसका संबंध पश्चिमी बिहार से है और ये नवपाषाण कालीन की है। चिरान संस्कृति जो है ये पश्चिमी बिहार की है और ये नवपाषाण काल की है, इसको भी ध्यान रखिएगा।
फिर नेक्स्ट आती है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति जो है ये पश्चिमी महाराष्ट्र की अहमदनगर की है और ये ताम्रकालीन है। फिर नेक्स्ट आती है रंगपुर संस्कृति। ये रंगपुर संस्कृति मध्य गुजरात में पाई जाती है और ये हड़प्पा कालीन है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दायमाबाद से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ या खिलौना मिला है। दायमाबाद से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है। जो दायमाबाद है यहाँ से 4 ताम्र वस्तुएं पाई गई हैं जिनमें मनुष्य, सांड, गैंडे व हाथी की आकृतियां बनी हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इनाम गांव महाराष्ट्र से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं। इनाम गांव महाराष्ट्र से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं। जो इनाम गांव है महाराष्ट्र का, ये घोड़ नदी के तट पर स्थित है और जो घोड़ नदी है ये भीमा नदी की सहायक नदी है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पश्चिमी भारत के मालवा तथा कायथा संस्कृति के लोगों को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। पश्चिमी भारत के मालवा तथा कायथा संस्कृति के लोगों को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। जो कायथा संस्कृति के लोग थे ये उच्च कोटि के माने जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। आगे आ जाते हैं, जो हमारा ताम्रपाषाण कालीन जो क्षेत्र हैं और उनकी जो समाधान विधि थी अलग अलग, उसके बारे में देख लेते हैं। जो महाराष्ट्र क्षेत्र था, अभी हमने आपको बताया कि ये लोग जो सब थे उनको उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। दक्षिण जो महाराष्ट्र क्षेत्र का तो हो गया, अब दक्षिणी क्षेत्र में आ जाते हैं। जो दक्षिणी क्षेत्र था ये पूरा पश्चिम में शव को रखकर दफनाता था। फिर पश्चिमी भारत की बात कर लेते हैं। जो पश्चिमी भारत है ये पूर्ण समाधान करता था शव का, और पूर्वी भारत में आंशिक समाधान किया जाता था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जो अब एक कालों का क्रम दिया हुआ है। फिर सबसे पहले पाषाण काल आया, फिर ताम्र पाषाण काल आया, फिर कांस्य युग आया, फिर लौह युग आया। लौह युग सबसे बाद में आया था। ये देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में लोहे का आरंभ 1300 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। हालांकि कुछ किताब स्रोतों में इससे पहले भी दिया हुआ है, लेकिन जो मेन है पूरी तरह से वो भारत में लोहे का आरंभ 1300 ईस्वी पूर्व से माना जाता है, लौह युग का आरंभ। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तरी भारत में गांगेय घाटी में लोहे का प्रयोग 1000 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ था। उत्तरी भारत में गांगेय घाटी में लोहे का प्रयोग 1000 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, साक्ष्यों के अनुसार उत्तर वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। साक्ष्यों के अनुसार उत्तर वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, मुख्यतः लौह तकनीक के प्रसार पर आधारित थी। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, मुख्यतः लौह तकनीकी के प्रसार पर आधारित थी। और जो प्रथम नगरीय क्रांति हुई थी, ये सिंधु घाटी सभ्यता में हुई थी। चलिए अभी उसका आगे वर्णन है हमारे में, आगे इस पॉइंट को देख लेते हैं। जिस पॉइंट में राज्य और उस वहां से लौह उपकरण का प्राप्ति स्थल का वर्णन है। उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में एटा के निकट काली नदी से लौह उपकरणों की प्राप्ति हुई है और इसकी खोज जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा स्थल की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान के जो भरतपुर के नोह नद से भी लौह उपकरणों की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार के सारण जिले के चिरांद स्थल से भी लौह उपकरणों की प्राप्ति होती है और जो चिरांद है ये नवपाषाणकालीन स्थल है। नेक्स्ट पॉइंट है, पश्चिमी बंगाल में मेदिनीपुर से के महिषादल जो हल्दिया उपखंड में आता है, यहाँ से भी लौह उपकरणों की प्राप्ति हुई थी। राजस्थान के जोधपुरा से लौह उपकरणों की प्राप्ति हुई थी। महाराष्ट्र के माहुर झारी से लौह उपकरणों की प्राप्ति हुई थी। कर्नाटक के हल्लूर से लौह उपकरणों की प्राप्ति हुई थी और तमिलनाडु के आदित्य नालूर से लौह उपकरणों की प्राप्ति हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लौह प्रयोक्ता संस्कृतियों में मुख्यतः चित्रित दूषण मध्यभांड संस्कृति, उत्तरी काले पालिश वाले मध्यभांड संस्कृति व दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति है।
लौह प्रयोक्ता जो संस्कृतियां हैं, मतलब जिन संस्कृतियों में मुख्यतः लोहे का प्रयोग किया गया है, वो चित्रित दूषण मृदभांड संस्कृति, उत्तरी काले पालिश वाली मृदभांड संस्कृति व दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति है। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1950 में उत्तर प्रदेश के बदायूं व बिजनौर से प्राप्त मृदभांडों को गैरिक मृदभांड संस्कृति का नाम दिया गया है। वर्ष 1950 में उत्तर प्रदेश के बदायूं व बिजनौर जिलों से प्राप्त मृदभांडों को गैरिक मृदभांड संस्कृति का नाम दिया गया है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित करवाती है जब बड़े पत्थरों से घेरी गई कब्रें उपयोग में लाई जाती थीं। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित करवाती है जब बड़े पत्थरों से घेरी गई कब्रें उपयोग में लाई जाती थीं। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण भारत वृहद पाषाण समाधियां लौह काल से संबंध रखती हैं। दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियां लौह काल से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, महापाषाण युग में मृतकों को दफनाने के बाद डॉलमेन बनाए जाते थे। महापाषाण युग में मृतकों को दफनाने के बाद डॉलमेन बनाए जाते थे। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं, ये सारे प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं आपके लिए, इसलिए इसको थोड़ा आप अजीब न समझिएगा। ये एक आ चुके हैं सारे क्वेश्चंस, तो इसको ध्यान रखते होते हुए पढ़िएगा। आगे देखते हैं, महापाषाण एक पुरा स्थल है और ये किस राज्य में स्थित है, इसका जिक्र किया गया है। जो पलवाय पुरा स्थल है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। पिकलीहल पुरा स्थल कर्नाटक में स्थित है। पोरकालम पुरा स्थल केरल में स्थित है। और सेंगुलम पुरा स्थल जो है, सेंगुलम महापाषाणी पुरा स्थल है, ये तमिलनाडु में स्थित है। आदिच्चनालूर जो पुरा स्थल है ये तमिलनाडु में, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृदभांडों के अंदर का रंग काला है तथा बाहर के रंग का रंग लाल है। दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृदभांडों के अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है, क्योंकि इन रंगों को इन मृदभांडों पर पोता गया है अलग से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, महापाषाण काल में मुख्य व्यवसाय कृषि था तथा उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया था। महापाषाण काल में जो मुख्य व्यवसाय कृषि था, इसलिए उन लोगों ने जो तालाब उससे सिंचाई होती है उसका प्रचलन किया गया था उस समय। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय उपमहाद्वीप की मृदभांड संस्कृतियों का सही अनुक्रम जो है वो नीचे दिया हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप की मृदभांड संस्कृतियों का जो सही अनुक्रम है, उसमें सबसे पहले आ जाती है गैरिक मृदभांड संस्कृति, फिर उसके बाद आती है काले व लाल मृदभांड संस्कृति, फिर उसके बाद आती है चित्रित दूषण मृदभांड संस्कृति, फिर उसके बाद आती है उत्तरी काले पालिश वाली मृदभांड संस्कृति। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ताम्रनिधि या भंडार संस्कृति में गेरुए चित्रित मृदभांड संस्कृति से संबंधित है। ताम्रनिधि भंडार संस्कृति गेरुए चित्रित मृदभांड संस्कृति से संबंधित है। और जो गेरुए चित्रित मृदभांड संस्कृति है ये 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व पाई जाती थी। इसको ध्यान रखिएगा, जो गेरुए चित्रित मृदभांड संस्कृति है ये 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व पाई जाती थी। और जो इसके स्थल मिले हैं अभी तक 110 स्थल खोजे जा चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके जो ताम्रनिधि या भंडार संस्कृति, इसका दूसरा नाम गेरुए चित्रित मृदभांड संस्कृति है, इसके जो मुख्य स्थल हैं मायापुर, साईपई, बहादुराबाद, हस्तिनापुर, अही क्षेत्र, अतरंजी खेड़ा, पुराना किला आदि हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जीवाश्म हाथ की कुल्हाड़ियां मृदभांड व अस्थि अवशेष प्रागैतिहासिक काल में स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी हैं। जीवाश्म हाथ की कुल्हाड़ियां मृदभांड व अस्थि अवशेष प्रागैतिहासिक काल में स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष बिलासुरगाम आंध्र प्रदेश से मिला है। भारत के प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष बिलासुरगाम आंध्र प्रदेश से मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, बागोर राजस्थान नामक मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। बागोर राजस्थान नामक स्थान से जो मध्य पाषाण काल का है, यहाँ से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम लिंग सुगुर नामक नवपाषाण कालीन स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया था।
भारत में सर्वप्रथम लिंगसूर नामक नवपाषाण कालीन स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव के क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया था। मानव के क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया था। और ये जो डार्विन है, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इनका पूरा नाम चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है। और जो डार्विन है, इनका जन्म 1809 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, चार्ल्स डार्विन एक जीव वैज्ञानिक थे। इनका संबंध जीव विज्ञान से था। नेक्स्ट पॉइंट है, डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित दैवीय उत्पत्ति मद का खंडन था। जो डार्विन का था मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत, यह ईसाई धर्म की ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित दैवीय उत्पत्ति मद के का खंडन था। इसको भी ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक चार्ल्स डार्विन थे। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक, जो ये पुस्तक थी, इसके लेखक चार्ल्स डार्विन थे। और ये जो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बुक है, इसका जो पब्लिकेशन हुआ था 1859 में हुआ था। और चार्ल्स डार्विन की एक और पुस्तक है, उसका नाम है द डिसेंट ऑफ मैन बुक। इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये जो चार्ल्स डार्विन है, इनको नेचुरल सिलेक्शन का प्रिंसिपल भी इन्होंने दिया था, मतलब प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं। चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पुरातात्विक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में परिभाषित किया है। पुरातात्विक वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में परिभाषित किया है। और जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, इनका संबंध अमेरिका से है। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस दक्षिण अफ्रीका में रहने वाला मानव है। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, इसके दक्षिण अफ्रीका में रहने वाला एक मानव की प्रजाति, मानव की बंदर प्रजाति है। और ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ये दक्षिणी गोलार्ध से प्राप्त हुआ था। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस का अर्थ है जो दक्षिणी बंदर, इसको कहा जाता है, मतलब दक्षिणी में पाया जाने वाला मानव सम प्राणी, मतलब मानव जैसा दिखने वाला प्राणी है। और जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ये दो भाषाओं से, ये शब्द दो भाषाओं से मिलकर बना है, लैटिन और ग्रीक, इन दोनों भाषाओं से मिलकर बना है। नेक्स्ट पॉइंट है, पिथेनक्रेथोपस। पिथेनक्रेथोपस चौपाया की तरह चलने वाला कपि मानव है। पिथेकेंथ्रोपस चौपाया की तरह चलने वाला कपि मानव है। नेक्स्ट पॉइंट है, होमो इरेक्टस द्विपदी मानव को प्रदर्शित करता है। जो होमो इरेक्टस है, ये द्विपदी मानव को प्रदर्शित करता है, मतलब हम लोगों के जैसे ही। लेकिन इसके अलग कैसे हो जाता है हम लोगों से? जो होमो इरेक्टस है, ये ढलवा जबड़े के कारण, इसका जो जबड़ा होता है वो ढलवा होता है, इस वजह से यह क्रो-मैग्नन मानव से भिन्न हो जाता है। इसलिए होमो इरेक्टस ढलवा जबड़े के कारण क्रो-मैग्नन मानव से भिन्न हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, होमोसेपियन नियंडरथाल नामकरण में नियंडरथाल एक क्या है? आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है होमोसेपियन नियंडरथाल नामकरण में नियंडरथाल जो है, यह जर्मनी का एक स्थान है। इसको भी ध्यान रखिएगा। लास्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ाया था डिटेल में, अब इसका आगे ध्यान रखिएगा। होमोसेपियन नियंडरथाल नामकरण में नियंडरथाल एक स्थान का नाम है जो जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, होमोसेपियन के अनुसंधान नाम जो है वो है क्रो-मैग्नन, चांसलेड व ग्रीमाल्डी। जो होमोसेपियन है, इसके अनुसंधान नाम क्रो-मैग्नन, चांसलेड व ग्रीमाल्डी है। और जो क्रो-मैग्नन है, यह फ्रांस में स्थित है। इसको भी ध्यान रखिएगा, क्रो-मैग्नन फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लीस्टोसीन युग। जो प्लीस्टोसीन युग या इसको हिम युग भी कहते हैं,
इसे पूरा नूतन युग भी कहा जाता है। यह 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व से 5.6 करोड़ वर्ष पूर्व तक रहा था, जो प्लीस्टोसीन युग या इसको हिम युग भी कहते हैं। मतलब इस युग में धरती में भीषण ठंड रही थी। यह 1 करोड़ वर्ष तक रहा था और ये 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व से 5.6 करोड़ वर्ष पूर्व तक रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है होलोसीन युग। होलोसीन युग को हिम विहीन युग के नाम से भी जाना जाता है। जो होलोसीन युग है ये हिम युग के बाद आया था और इस युग को हिम विहीन युग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पुरापाषाणकालीन मानव मुख्यतः आर्थेट पर निर्भर थे। जो पुरापाषाणकालीन मानव थे मुख्यतः शिकार पर निर्भर हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है मध्यपाषाण काल में मानव ने न तो पुरापाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह से छोड़ा और न ही नवपाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह से अपनाया था। मध्यपाषाण काल में मानव ने न तो पुरापाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और न ही नवपाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह से अपनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है मैन मेक्स हिमसेल्फ नामक रचना के रचयिता ऑस्ट्रेलिया के पुरातत्वविद गॉर्डन चाइल्ड थे। मैन मेक्स हिमसेल्फ नामक रचना के रचयिता ऑस्ट्रेलिया के पुरातत्वविद गॉर्डन चाइल्ड थे। नेक्स्ट पॉइंट है नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के जीवन में होने वाले क्रांति को गॉर्डन चाइल्ड नामक पुरातत्वविद ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी थी। नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के जीवन में होने वाले क्रांति को गॉर्डन चाइल्ड नामक पुरातत्वविद ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है नवपाषाण काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। जो नवपाषाण काल है इसमें मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया था। नवपाषाण काल में जो मनुष्य था ये झोपड़ी नुमा घर में रहा करता था। नवपाषाण काल में मनुष्य झोपड़ी नुमा घर में रहा करता था। नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य ने सर्वप्रथम नवपाषाण काल में चाक निर्मित मृद भांड अर्थात मिट्टी के बर्तन बनाना आरंभ किया। मृद भांड का अर्थ मिट्टी के बर्तन होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। मनुष्य ने सर्वप्रथम नवपाषाण काल में चाक निर्मित मिट्टी के बर्तन बनाना आरंभ किया। ऐसा इस वजह से संभव हो पाया था क्योंकि नवपाषाण काल में ही मनुष्य ने जो पहिया है इसकी खोज कर ली थी, तो पहिए को ही घुमा करके उसके ऊपर मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। नेक्स्ट पॉइंट है मेहरगढ़ से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है पांडुराजार ढीबी पश्चिम बंगाल में खोजा गया पहला ताम्रपाषाणकालीन स्थल था। पांडुराजार ढीबी पश्चिम बंगाल में खोजा गया पहला ताम्रपाषाणकालीन स्थल था। नेक्स्ट पॉइंट है जम्मू कश्मीर में स्थित मुख्य नवपाषाणिक स्थल बुर्ज होम, गुफकराल व मार्तंड हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित मुख्य नवपाषाणिक स्थल बुर्ज होम, गुफकराल व मार्तंड हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश में स्थित नवपाषाणिक स्थल कोल्डी हवा, महगढ़ा व लहुर देवा हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित नवपाषाणिक स्थल कोल्डी हवा, महगढ़ा व लहुर देवा हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में स्थित नवपाषाणिक स्थल चिरांद है। बिहार में स्थित नवपाषाणिक स्थल चिरांद है। नेक्स्ट पॉइंट है मेघालय में स्थित नवपाषाणिक स्थल पायनयोर लंगतीन है। मेघालय में स्थित नवपाषाणिक स्थल पायनयोर लंगतीन है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले का पयमपल्ली नामक नवपाषाणकालीन स्थल सबसे दक्षिण में स्थित स्थल है। भारत के तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले का पयमपल्ली नामक नवपाषाणिक स्थल सबसे दक्षिण में स्थित स्थल है। नेक्स्ट पॉइंट है नवदा टोली मध्य प्रदेश में नामक प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है। जो नवदा टोली मध्य प्रदेश में है ये प्रागैतिहासिक स्थल है और यह मालवा संस्कृति का एक तरीके से प्रारूप स्थल है। और जो नवदा टोली है इसकी खोज HD सांकलिया ने की थी। नवदा टोली प्रागैतिहासिक स्थल जो है ये नर्मदा घाटी पर स्थित है। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण भारतीय संस्कृति में महापाषाण के लगभग 40 प्रकार मिले हैं।
दक्षिण भारतीय संस्कृति में महापाषाण के लगभग 40 प्रकार मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राप्त महापाषाणी संस्कृति स्थलों में दक्षिणतम स्थल आदिच्यनालूर है। प्राप्त महापाषाणी संस्कृतियों स्थलों में दक्षिणतम स्थल जो है वो आदिच्यनालूर है। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र या स्मारक प्राय नदी या झरनों के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाए गए हैं। जो दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र और स्मारक हैं, इनको प्राय नदी व झरने के निकट पाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार गुंगेरिया मध्य प्रदेश से मिला है। भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार गुंगेरिया मध्य प्रदेश से मिला है। और जो भारत में ताम्र निधि के भंडार हैं जो गुंगेरिया मध्य प्रदेश से पाए गए हैं, ये यहाँ से लगभग 424 से ज्यादा ताम्र उपकरण अभी तक मिल चुके हैं। गुंगेरिया जो मध्य प्रदेश है, यहाँ से 424 से ज्यादा ताम्र उपकरण प्राप्त किए जा चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भोजपत्र। भोजपत्र क्या होता है? जो ये भोज वृक्ष की भीतरी छाल होती है जिस पर पुराने जमाने में लेख, ग्रंथ आदि लिखे जाते थे, इसको भोजपत्र कहते हैं। इसको भुर्जपत्र भी कहा जाता है। और अब इसके बारे में जो क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं। जो भोजपत्र है, इसका प्राचीनतम भारतीय साक्ष्य श्रृंगवेरपुर से मिला है। भोजपत्र का जो प्राचीनतम भारतीय साक्ष्य है, ये श्रृंगवेरपुर से मिला है। अब आइए देखते हैं अपनी हड़प्पा सभ्यता। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। जो इसकी अवधि है, ये 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच है। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल ही हमने लास्ट संडे की वीडियो में भी पढ़ा था। और अब आज जो उसका पार्ट बचा था वो आज हो गया। आप इसमें आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में आते हैं। वो प्रागैतिहासिक काल था, वो 5 लाख ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक चला था। उसके बाद फिर आती है सिंधु घाटी सभ्यता, जो ये चलती है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। अलग अलग किताबों में इसमें अलग अलग लिखा है, लेकिन मुख्यतः यही माना गया है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज है जो दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी ने मिलकर के की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी ने 1921 में की थी। और जो हड़प्पा सभ्यता है, इसको प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है, क्योंकि वो दोनों क्रॉस होते हैं। और इसे जो हड़प्पा सभ्यता है, इसके जो मुख्य निवासी थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। चलिए अभी आगे इस पर चर्चा करेंगे। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, ये मिस्र, मेसोपोटामिया व चीन की सभ्यताओं की समकालीन थी। जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, ये मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और क्रीट या चीन की सभ्यता को क्रीट भी कहते हैं, उसकी समकालीन थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो पूर्वी स्थल पाया गया है भारत में, सर्वाधिक पूर्वी स्थल, ये आलमगीरपुर मेरठ में उत्तर प्रदेश में पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल जो आलमगीरपुर है, ये मेरठ में उत्तर प्रदेश में पाया गया है। और आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चिमी स्थल के बारे में जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी स्थल है, ये सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में पाया गया है, और ये दास्क नदी पर स्थित है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये दास्क नदी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो उत्तरी स्थल है, सबसे उत्तरी स्थल, ये मांडा जम्मू कश्मीर में पाया गया है। और जो मांडा जम्मू कश्मीर है, मांडा चिनाब नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिणतम स्थल है, ये दाइमाबाद महाराष्ट्र में पाया गया है, और ये दाइमाबाद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। और आइए जानते हैं इसके बारे में। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें 6 मुख्य बड़े नगर थे। 6 मुख्य बड़े नगर वो कौन कौन से थे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा था, गढ़वाली वाला था, धौलावीरा था, राखीगढ़ी था और कालीबंगन था। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो सर्वाधिक सिंधु घाटी के स्थल खोजे गए हैं वो गुजरात में खोजे गए हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक सिंधु घाटी के स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लोथल एवं सुरकोटदा से
सिंधु घाटी सभ्यता के जो थे लोथल एवं सुरकोटदा, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। नेक्स्ट पॉइंट है, जुते हुए खेत व नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत व नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, गुजरात के कच्छ में स्थित सिंधु घाटी के सुरकोटदा स्थल से घोड़े के अवशेष व एंटीमनी धातु की छड़ प्राप्त हुई है। गुजरात के कच्छ में स्थित सिंधु घाटी के सुरकोटदा स्थल से घोड़े के अवशेष व एंटीमनी की छड़ प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान के हनुमानगढ़ के कालीबंगन नामक स्थल से एक दुर्ग की प्राप्ति हुई है। राजस्थान हनुमानगढ़ के कालीबंगन नामक स्थल से एक दुर्ग की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेल खड़ी पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। सेल खड़ी पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। और जो हड़प्पा काल की मुद्राएं थी ये मुख्यतः वर्गाकार आकृति में बनी थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जो हड़प्पा काल की मुद्राएं थी इनमें सर्वाधिक में, जो इनमें से अधिकांश मुद्राएं थी उनमें अधिकांश में एक श्रृंगी पशु का चित्र बना हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहनजोदड़ो से कांस्य निर्मित एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से कांस्य निर्मित एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं प्राप्त हुई हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इससे भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं प्राप्त हुई हैं। और जो आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं होती हैं इनको टेराकोटा के नाम से जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी कांस्य युगीन सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता की लिपि को न पढ़ पाने के कारण इसे आदि ऐतिहासिक काल में स्थान दिया गया है। जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी लिपि को न पढ़ पाने के कारण हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल का माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। नेक्स्ट पॉइंट है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग हैं इन्हीं ने सर्वप्रथम शतरंज की शुरुआत की थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम शतरंज की शुरुआत की थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने भारत में सर्वप्रथम चांदी का प्रयोग किया था और इसके साक्ष्य राजस्थान से मिलते हैं। जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग हैं इन्होंने भारत में पहली बार चांदी का प्रयोग किया था, इसके साक्ष्य राजस्थान से मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों की जो मुख्य फसलें थी वो गेहूं और जौ थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के द्वारा ही कपास की खेती सर्वप्रथम की गई थी। सर्वप्रथम कपास की खेती हड़प्पा वासियों द्वारा, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों द्वारा की गई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में हड़प्पा एक नगर था, वहां के लोगों द्वारा सर्वप्रथम कपास की खेती की गई थी, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये मेसोपोटामिया में मुख्यतः व्यापार करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कपास को जो है यूनानी लोग सिंडन कहते थे। कपास को यूनानी लोग सिंडन के नाम से कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया था। जो भारत का प्रथम नगरीकरण हुआ था वो हड़प्पा सभ्यता द्वारा हुआ था और द्वितीय नगरीकरण गंगाधारी में 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यायावर या खानाबदोश जो व्यवस्था होती है ये मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाती है। यायावर या जो खानाबदोश व्यवस्था होती है ये मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, शहर उस स्थान को कहते हैं जहां की मानव की जनसंख्या का 75% भाग गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी नगरीय सभ्यता थी, तो उसी बारे में दिया गया है कि नगर या शहर उस स्थान को कहते हैं जहां पर 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, उसको शहर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। जो सिंधु सभ्यता के घर थे ये ईंटों से बनाए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा वासी कपास वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। जो हड़प्पा वासी थे, हड़प्पा के निवासी, वो कपास के उत्पादन में पहले नंबर पर आते थे।
नेक्स्ट पॉइंट है मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो जो शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ है मृतकों का टीला। और जो मोहनजोदड़ो है ये हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ी स्थलीय क्षेत्रफल व जनसंख्या वाला इलाका है। जो मोहनजोदड़ो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थलीय क्षेत्रफल व सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला इलाका था उस समय। नेक्स्ट पॉइंट है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज लोथल में हुई थी। तो लोथल डॉकयार्ड था, यहाँ से विभिन्न भिन्न प्रकार के पैमाने मिले हैं। और जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के पैमाने थे ये मुख्यतः 16 के कुड़ज में थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये जो पैमानों की प्राप्ति हुई है ये लोथल से हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। जो हड़प्पा कालीन समाज था ये विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। जो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और यदि आपसे यही थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा पूछ दे हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा क्रॉस करता रहता है एक दूसरे पर। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण मातृ देवी की पूजा करना था। सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण मातृ देवी की पूजा करना था। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता में 3 मुख वाले देवता अर्थात पशुपतिनाथ का सम्मान किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में 3 मुख वाले देवता अर्थात पशुपतिनाथ का सम्मान किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी उचित समतावादी थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मोहनजोदड़ो है, जो मोहनजोदड़ो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब मोहनजोदड़ो को जो है सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। जो हड़प्पा सभ्यता है इसका संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार है वो त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट पॉइंट में स्थल दिए हैं और वो किस नदी के तट पर स्थित थे इसका वर्णन है। जो हड़प्पा स्थल है ये रावी नदी के तट पर स्थित था। जो सिंध में मोहनजोदड़ो स्थल है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित था। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है जो लोथल है, लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कालीबंगा। कालीबंगा जो है ये घग्घर नदी के तट पर स्थित था। फिर हमारा आता है रोपड़, या इसका अन्य नाम रूपनगर भी है। तो ये जो है रूपनगर या रोपड़ ये सतलुज नदी के तट पर स्थित था। आइए अब कालीबंगा के बारे में जानते हैं। जो कालीबंगा है यहाँ से हवन कुंड, बलि प्रथा, अलंकृत ईंटें व भूकंपन के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से जो राजस्थान का कालीबंगा है यहाँ से हवन कुंड, बलि प्रथा, अलंकृत ईंटें व भूकंपन के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो में वृहद स्नानागार पाया गया है। जो सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो है यहाँ पर वृहद स्नानागार पाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है जो सिंधु सभ्यता की मुद्राएं हैं उसमें आदि शिव नामक देवता का राम तुल्य चित्रांकन मिलता है। मतलब सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में आदि शिव नामक देवता का वर्णन मुख्यतः किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर बैल पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। जो सैंधव स्थल है, जो सिंधु सभ्यता का स्थल है उसको सैंधव स्थल कहते हैं। इनके उत्खनन से जो प्राप्त मुहरे हैं उसमें मुख्यतः है सर्वाधिक बैल का उत्कीर्णन किया गया है। सर्वाधिक मुहरों में बैल का उत्कीर्णन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी की सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था, इसको ध्यान रखिएगा। भारत में खोजा गया सबसे जो पुराना शहर था वो हड़प्पा था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हड़प्पा के धौलावीरा में एक उन्नत जल प्रबंधक प्रणाली का पता चला है। हड़प्पा के धौलावीरा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। जो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन थे उन पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग किया हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं।
जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी विकसित अवस्था में जिस समय विकास पर होगी अपने पूरे चरम पर, उस समय मोहनजोदड़ो के जो घर हैं वहां पर कुएं होंगे, हर घर में कुएं थे, उसके अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रंगपुर, जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, यह सौराष्ट्र गुजरात में है। रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, यह सौराष्ट्र गुजरात में है। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी के लोग मातृ शक्ति पर विश्वास रखते थे। सिंधु घाटी के जो लोग थे ये मातृ शक्ति पर विश्वास रखते थे। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्र तट के निकट स्थित सिंधु स्थल बालाकोट, लोथल व सुरकोटदा थे। इसको भी ध्यान रखिएगा, जो समुद्र तट के निकट स्थित सिंधु स्थल थे बालाकोट, लोथल व सुरकोटदा थे। नेक्स्ट पॉइंट है विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, ये जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। जो विशाल अन्नागार है या इसी को धान्य कोठार कह सकते हैं, ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। जो हड़प्पा कालीन लोग थे इन्होंने नगरों में घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अब देखिए ग्रिड पद्धति क्या क्या होती है। ग्रिड पद्धति होती है जब इसमें जो सड़कें एक दूसरे को काटती हैं तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, और जो सड़कें की चौड़ाई, सड़कें अच्छी खासी चौड़ी होती हैं, और घर जो बने होते हैं सामान्यतः 2 खंड के बने होते हैं। और मुख्यतः इसकी विशेषता यही होती है कि ये जो सब सड़कें जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो मुख्यतः समकोण पर ही क्रॉस करती हैं, यही ग्रिड पद्धति होती है। चलिए आगे जानते हैं। प्राचीन स्थल है और वहां से जो पुरातत्वीय अवशेष प्राप्त हुए हैं उसका कुछ थोड़ा सा वर्णन है। लोथल है जो मुख्यतः, लोथल से मुख्यतः गोदीबाड़ा अर्थात होता है जहाजों का, जो जहाज है, नौकाएं हैं, उनका जो टूटा हुआ मलबा होता है वो लोथल से प्राप्त हुआ है। फिर धौलावीरा आता है, धौलावीरा से 10 बड़े अक्षरों में लिखा एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। फिर बनवाली आता है, ये यहाँ से पकी मिट्टी से बने हल की एक आकृति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में हाथी, गैंडा, बाघ, भैंसा, हिरन व भेड़ का अंकन मिलता है। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा की आकृतियों में जो आकृतियां कलाकृतियां थी इनमें हाथी, गैंडा, बाघ, भैंसा, हिरन व भेड़ का अंकन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा वासी लोहा धातु से परिचित नहीं थे, क्योंकि जिस समय हड़प्पा सभ्यता चल रही थी उस समय लोहा धातु की खोज नहीं हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है लोहे की खोज हुई थी वो 1000 ईस्वी पूर्व हुई थी, तब ये लगभग पतन की ओर थी अपनी जगह पर, कुछ जगहों पर हो गया था, कुछ जगहों पर चल रहा था। जो हड़प्पा वासी थे लोहे की धातु से परिचित नहीं थे। जो हड़प्पा वासी थे जो इनका मुख्य प्रयोग में लाई गई धातुएं थी वो तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी, टीन और सीसा थे। जो हड़प्पा वासियों की मुख्यतः प्रयोग में लाई गई धातुएं थी वो तांबा, कांसा, सोना, चांदी, टीन और सीसा थे। नेक्स्ट पॉइंट है लोथल से बंदरगाह, जो लोथल स्थान है गुजरात का, यहाँ से बंदरगाह, युगल समाधान, हवन कुंड, चावल व फारस की मोहरें आदि के प्रमाण मिले हैं। जो लोथल बंदरगाह है यहाँ से युगल समाधान, हवन कुंड, चावल व फारस की मोहरें का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा काल के तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा काल के तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा वासी मुख्यतः सोना, चांदी व टिन का आयात करते थे। जो हड़प्पा वासी थे मुख्यतः सोना, चांदी व टिन का आयात किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा वासी लाजवर्द अर्थात भवन निर्माण की सामग्री का आयात हिंद कुश क्षेत्र के बदख्शां से किया करते थे। जो हड़प्पा वासी थे लाजवर्द, जिसको भवन निर्माण की सामग्री कहते हैं, इसका आयात हिंद कुश क्षेत्र के बदख्शां से किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल मुंडीगाक व सुरतागोई हैं। अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल मुंडीगाक व सुरतागोई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर लोथल, सुतकांगेडोर, कुंतासी, बालाकोट व अल्लाह दीनो थे। ये ध्यान रखिएगा,
इसमें सभी नगरों का वर्णन है। सिंधु सभ्यता के जो बंदरगाह नगर थे सारे के सारे, लोथल था, सुतकांगेडोर था, कुंतासी था, बालाकोट था और अल्लादीनो था। ये सारे के सारे बंदरगाह नगर थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधुकालीन स्थल हड़प्पा से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। प्रस्तर मूर्ति मतलब पत्थर की एक मूर्ति। सिंधुकालीन स्थल हड़प्पा से पुजारी की एक पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस जो सिंधुघाटी सभ्यता का काल है, इस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो नॉर्मल बात हो गई, जब सबसे ज्यादा उत्पादन ही हो रहा है उसी से बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, लोथल से प्राप्त एक चित्रांकन में चालाक लोमड़ी की कथा का वर्णन मिलता है। जो चालाक लोमड़ी की कथा पंचतंत्र की आपने पढ़ी होगी, जिसमें वो चिड़िया होती है, उसके चोंच में थोड़ा भोजन होता है और लोमड़ी उससे चालाकी करती है। इस कथा का जो चित्रांकन वर्णन है ये लोथल से प्राप्त एक शैल चित्र में मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा के लोगों का मुख्य खाद्यान्न गेहूं, जौ, चावल व सरसों। मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ थे, और वैसे चावल, सरसों और भी कुछ कई थे। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। ये नगर वर्तमान में मृत पाए प्राय विलुप्त होने की कगार पर है। इसको ध्यान रखिएगा, गावी नदियों के तट पर स्थित होने के कारण लगभग विलुप्त हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित तो था परंतु वर्चस्वशाली नहीं था। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी एक लौकिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व जो था उपस्थित तो था परंतु वर्चस्वशाली नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने किया था। जो चंद हुदड़ो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, इसके उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, देसलपुर भी एक हड़प्पा स्थल है। इसको भी ध्यान रखिएगा, देसलपुर एक हड़प्पा स्थल है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकार्दोन में मेहुला शब्द का प्रयोग किया गया है। जो सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा की है, इसके लिए मेसोपोटामिया के रिकार्दोन में मेलुहा शब्द का वर्णन किया गया है। ध्यान रखिएगा, मेलुहा शब्द सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः सिंधु, चेनाब व झेलम के तट पर बसी थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी मुख्यतः सिंधु, चेनाब व झेलम के तट पर बसी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकांश हड़प्पा स्थल सिंधु घाटी में स्थित है। जो अधिकांश हड़प्पा स्थल है सिंधु घाटी में स्थित है, सिंधु नदी घाटी जो है वहां पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के पश्चिम में मिले हैं। जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में है, ये दुर्ग जो है नगर के पश्चिम में पाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हीलर ने हड़प्पा को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा था। व्हीलर ने हड़प्पा को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता से 4 प्रजातियों के अस्तित्व प्राप्त हुए हैं। उसमें पहली भूमध्य सागरीय, अधिकांश भूमध्य सागरीय थे, और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड भी थे, मंगोलाइड भी थे, कुछ अल्पाइन लोग भी थे। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी उचित समतावादी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व का प्रथम ज्वारी तट लोथल में प्राप्त हुआ है। जो विश्व का प्रथम ज्वारी तट है लोथल में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद हुदड़ों से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, और चंद हुदड़ों से ही मिट्टी के मोर की आकृति भी प्राप्त हुई है। जो हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ से शेर के अवशेष ये सिंधु घाटी सभ्यता में एक भी नहीं अभी तक प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता में लोग जो थे मोतियों, मोहरों आदि कलाकृतियों के निर्माण करने में बड़े पैमाने पर स्टीटाइट का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इसे स्टीटाइट सभ्यता भी कहा गया है। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे मोतियों, मोहरों आदि कलाकृतियों के निर्माण करने में बड़े पैमाने पर स्टीटाइट का इस्तेमाल करते थे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को स्टीटाइट सभ्यता भी कहा गया है। आइए कुछ सा ईमेल देख लेते हैं। जो बस्ती स्थल होते हैं उसको चिरान कहते थे, समाधि स्थल को पोरकालम कहते थे, और बस्ती एवं समाधि स्थल को पिकलीहल कहते थे। दोस्तों इस प्रकार यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आपने मेरे चैनल JS स्क्वायर क्लासेस को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।